सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए एसएससी जीडी 2024 में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए थे उसके टीयर वन में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज की तारीख में हम 22 फरवरी 2024 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पूरे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, कोई भी एक मूलधन रहा होगा, कोई अमाउंट रहा होगा जिस पर 6% के अकॉर्डिंग अगर 2 साल तक इंटरेस्ट लगता है तो वो 6% के अकॉर्डिंग अगर मैं 2 साल तक लगाऊंगा तो 12% इंटरेस्ट लगा होगा। तो उसकी वैल्यू दी हुई है 960 रुपीज। यहाँ पर बोला है कि अगर वही समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपसे सीधा ये बोला गया है कि जो 2 साल तक 6% के हिसाब से लग रहा है वही अगर सीआई लगता तो कितना होता। तो भाई एक बात ध्यान रखना, मैं पहले तो यहाँ बेसिक से बता रहा हूँ। अगर 12% की कीमत इतनी हो गई तो 1% की हो गई 80। तो 100% मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 800। तो सर प्रिंसिपल की वैल्यू 800 आ गई। आपको इस पर अगर इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं सीआई निकालना चाहूंगा तो सीआई आप क्या बोलेंगे सर। सीआई जो होता है वो 2:1 में होता है 2 साल में। गोल्डन रेशियो अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल का रेट परसेंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल का पहले कितना परसेंट निकालेंगे, 6%। तो प्रिंसिपल 800, तो 800 का 6% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 480। नहीं होगा, 480। एक सेकेंड। 80 है ना, 8,000 होगा। एक सेकेंड ना। तो ये 480 हो गया। अब यहाँ पर इसका 6% निकलेगा। तो इसका 6% कितना होगा, तो वो होगा 28.8। अब हमको आपस में इनको मल्टीप्लाई करना भैया। तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 960 प्लस 28.8। तो ये टोटल मिलकर हो जाएगा 988.8। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गई सर कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में दिया हुआ था तो यहाँ पर पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना फिर सॉल्व करना। इसका दूसरा तरीका और हो सकता है जिसमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो क्या है, ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली में डिफरेंस होता क्या है। देखिए पहले साल तो साधारण ब्याज भी वही होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अंतर आता है दूसरे साल में। क्यों अंतर आता है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो पहले साल में देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में भी प्रिंसिपल पर ही लगता है और दूसरे साल में प्रिंसिपल लगता है। तीसरे साल में जाएंगे जब भी प्रिंसिपल पर लगेगा, मतलब हर साल प्रिंसिपल पर लगता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि पहले साल तो वो प्रिंसिपल पर लगेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर वो जो प्रिंसिपल पर लग रहा था वो ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिल चुका एक साल में अब अगले साल वो ब्याज उस पर भी लगेगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसी को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको 2 साल में टोटल 960 इंटरेस्ट मिला हुआ है 6% के अकॉर्डिंग, तो 1 ईयर में कितना मिला होगा। अगर 2 साल में 960 तो एक साल में कितना 480 मिला होगा। तो पहले साल में 480 मिला होगा, फिर 480 मिला होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर पहले साल में तो 480 मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 480 तो मिलेगा ही। नेक्स्ट ईयर में 480 तो मिलेगा ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जो पहले साल मिला था उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसका इंटरेस्ट एक साल का कितना, 6% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 28.8। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये टोटल को ऐड करेंगे, इसको हम ट्री मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से आएगा 988.8। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज लगना। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सर जो ब्याज मिल चुका होता है उस पर भी ब्याज मिलता है, उसी का नाम कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 48 एंड 64, तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालिए। भैया रोम्बस क्या होता है, जब आप स्क्वायर को, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है। जब स्क्वायर को आप इधर करके थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ना, स्क्वायर को ही थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो वही रोम्बस का फॉर्म बन जाता है। स्क्वायर को ही आप टिल्ट कर देंगे तो वो रोम्बस बन जाता है। और रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो तो बराबर होते नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। तो सर अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ लाइक इस तरीके से, तो ये रोम्बस है अपना। और रोम्बस के जो डायगोनल है वो देखिए आप, ये डायगोनल बन रहे हैं।
जो कि कितने एंगल पे बनेंगे, 90 डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, डायगोनल जो होते हैं वो जहां भी कट करते हैं वो मिड पॉइंट ही होता है, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा। अच्छा, एक डायगोनल है 48, मान लेते हैं ये बड़ा वाला 48 होगा, और ये वाला जो है इसको मान लेते हैं ये इसको 64 मानते हैं, बड़े वाले। ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे, एक ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई भी छोटा एक ट्राइंगल, तो यहाँ पर अगर ये पूरा 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 48 है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर ये 32 है, ये 24 है, तो एक बात बताइएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 24, 32 एंड 40 एक ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको निकाल सकते हैं कि ये 40 होगा। अगर इसकी एक साइड 40 आ गई, तो चारों साइड को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इनका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पेरीमीटर 160 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी? तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी सर कि रोम्बस के केस में साइड्स पूरी इक्वल होती है, सेम केस होता है जैसा स्क्वायर होता है, साइड बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल तो डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन डायगोनल 90 डिग्री एंगल बनाते हैं आपस में। तो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं मतलब जो अंदर छोटे छोटे चार ट्राइंगल बनेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रिपलेट लगाकर हम इसकी वैल्यू 40 ला सकते हैं। और अगर एक साइड 40 आ गई तो चारों साइड कितनी हो जाएगी, 160 की हो जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग को ही हम परिमाप के नाम से जानते हैं। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 50%। 1%, 1 किलो राइस का, सॉरी गेहूं का जो मूल्य है वो 50% बढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या सर, कि यदि 50% बढ़ा, मतलब आज अगर 100 था तो 50% बढ़ाकर 150 हो गया, हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कितना बढ़ा, 25 रुपए बढ़ा, और यहाँ पर तो हमको 50 बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो 50 की वैल्यू 25 रुपए आ गई। तो आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, व्हाट इज द न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस क्या होगा, अगर 50 की वैल्यू 25 तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 रुपीज। यही आंसर है, चॉकलेट कंसेप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई कार, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अगर कोई कार 150 किलोमीटर चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो वो कितनी जर्नी को कितने समय में कंप्लीट करेगी। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150, टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी, 50। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 आवर, 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक वॉच को 6,000 रुपए में परचेस किया गया और उसको 5,500 में बेच दिया गया, तो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 500 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पर, 6,000 पर। और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 123, 123 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 50/6। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 8.33 आएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर डायरेक्ट कितना जल्दी कैसे कर दिया। भाई एक चीज हम जानते हैं, जब भी 100 लिखा होता है, 100/6, तो इसको हम 100/6 को हम 16.66% के नाम से जानते हैं। उसका ये आधा ही तो है, 8.33 एक ही तो दिख रहा है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं भाई। एवरेज दिया हुआ है पी क्यू आर का, पी क्यू आर का जो एवरेज दिया हुआ है वो 40 है। मतलब अगर मैं इसका सम निकालता हूं तो सम क्या हो जाएगा, 40, तीन लोगों का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बोला गया है पीक्यू का जो एवरेज है वो 35 है, तो इनका सम निकालूंगा दो वस्तु का, तो 35 के अकॉर्डिंग दो का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा, क्यू आर का अगर मैं सम निकालूंगा तो 45 एवरेज के अकॉर्डिंग, देखो एवरेज दिया है 45, एवरेज के अकॉर्डिंग इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90। सर ये 120 आ रहा है तो ये भी 120 आना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है, 160। ये 160 क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर क्यू एक बार आ चुका था, दूसरी बार रिपीट हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आया ये क्यू की वैल्यू ही तो आई होगी ना। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से एक्स्ट्रा कितनी आ गई, 40, क्योंकि क्यू ही ऐड हुआ होगा तभी तो 40 बढ़ गया। मतलब क्यू 40 का था और इसने पूछा क्या है आपसे, वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू 40 होगी। अगर यहाँ पर कल को आपसे पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, या कोई दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर क्यू 40 आ गया तो यहाँ से पी कितना हो जाएगा, 30। अगर यहाँ से क्यू 40 आ गया तो आर कितना हो जाएगा, 50, 50, 50। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष। ईच स्टूडेंट्स एज इंक्रीज बाय 5 ईयर, अगर हर स्टूडेंट की एज 5 साल बढ़ जाती है तो बताइए कि एवरेज कितना इंक्रीज होगा। मैंने आपको पहले भी ये रूल बताया हुआ है कि एवरेज की एक प्रॉपर्टी है, अगर हर अगर हर नंबर कुछ कुछ बढ़ जाएगा तो एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा। अगर हर वस्तु 5-5 बढ़ेगी तो एवरेज भी 5-5 बढ़ेगा। अगर हर को 2-2 कम किया तो एवरेज भी 2 कम होगा। तो सर यहाँ पर अगर बोला गया कि एवरेज को 5-5, हर वस्तु को, हर चीज को, हर स्टूडेंट की एज को 5-5 बढ़ा दिया गया, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को 5-5 बढ़ाया, तो जब एवरी ऑब्जर्वेशन 5-5 बढ़ेगा तो उसका एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, और वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा। ये रेशियो दिया हुआ है एम एन पी का, पी क्यू दिया हुआ है, आपसे बोला गया एम और क्यू निकालिए।
भैया यहाँ पर पहले तो रेशियो को सेम बनाते हैं। यहाँ पर एम पी कितना है 5 है और यहाँ पी कितना है 1 है। तो इनको सेम बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 5 और 5 2 10। तो यहाँ से पी आ गया 5 और क्यू आ गया 10। बस अब ये दोनों एक हो गए। अब हमसे बोल रहा है एम और क्यू निकालिए। तो एम कितना है भैया, एम और क्यू, एम कितना है 3, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। क्यू कितना है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे क्यू आ गया 10। तो 3:10 इसका आंसर। ठीक है, चलिए। डब्ल्यू एंड एक्स टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। डब्ल्यू एक्स मिलकर 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। एक्स वाई मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और एक्स डब्ल्यू एक्स वाई तीनों मिलकर उसी काम को करते हैं, तो वो काम 30 दिन में हो जाता है। अगर इन सबका एलसीएम लेता हूँ तो 120 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 4 एफिशिएंसी, इसके अकॉर्डिंग 2, और इसके अकॉर्डिंग कितनी 3। अगर डब्ल्यू एक्स की एफिशिएंसी किससे कराने का बोल रहा है, डब्ल्यू और वाई से। अगर डब्ल्यू और एक्स की एफिशिएंसी यहाँ से 3 है और टोटल तीनों की 4 है, तो यहाँ से y की एफिशिएंसी तो 1 आ गई सर। अगर y की एफिशिएंसी 1 है तो देखिए दोनों की एफिशिएंसी 2 थी, तो x की कितनी आ गई, 1 आ गई x की भी। अगर x की 1 आ गई तो ये बचे हुए w की कितनी होगी, टोटल 2 होगी। क्या बात समझ में आ गई। यहाँ बोला है w और y से कराना है, तो w और y की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो गई, w की 2 और y की 1। तो टोटल 3 एफिशिएंसी कराना, 120 काम, तो कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मार्क्ड प्राइस किसी आर्टिकल का 4500 दिया है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट कितना दिया। तो डिस्काउंट दिया यहाँ पर सर 600 रुपए का। कितने पर, 4500 पर। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो जीरो से ये जीरो कट गया। 3 2 ज़ा 6, 3 15 ज़ा, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 15। तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, जीरो, तो 40 अपॉन में 3 इसका आंसर। एक सेकंड, क्या बोला था। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्ट, अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछा। एक सेकंड, हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। यहाँ पर वो भाई साहब ने पूछा कि कितने का डिस्काउंट। 600 रुपए का इतना टफ क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में नहीं दी। माइनस ही करना था इसमें तो बस। आफ्टर गिविंग अ 50% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल देयर इज स्टिल प्रॉफिट ऑफ दिस। भैया जब डिस्काउंट परसेंट दिया हो और आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो, उस केस में आप सीपी का और एमपी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सीपी और एमपी का रिलेशन होता है 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस में प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पर 100 माइनस में डिस्काउंट हो जाएगा 50, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आ गया, 1 से 3 आ गया। वो बोल रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो कितना प्रॉफिट होगा भैया। कोई डिस्काउंट ना दे तो ध्यान से देखो 2 का प्रॉफिट होगा। हम एक्चुअल वैल्यू पे जाते ही नहीं है ना, और दिया भी नहीं है। तो 2 का प्रॉफिट होगा टोटल, कितने पर, 1 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 200%। ठीक है, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 30% है उनके सम का। मतलब अगर उनका सम दो नंबर का 100 है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 30 रहेगा। ठीक है, वो बोला रेशियो ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो कितना होगा। तो भैया लार्जर नंबर हमेशा ध्यान रखना, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या होते हैं, सम प्लस डिफरेंस का आधा कर दो वो लार्जर नंबर, सम माइनस डिफरेंस का आधा कर दो वो स्मॉलर नंबर। तो जब रेशियो लेना है तो 2 की तो जरूरत है ही नहीं। तो सम और दोनों को ऐड करेंगे डिफरेंस को, तो 130 ये आ जाएगा। वो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 70 आ जाएगा। ये काटा तो 13:7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर दिया है लाइक ए 0.ab के ऊपर बार, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ए बी अपॉन में 99। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया है 0.a और बी के ऊपर बार सिर्फ, तो इस केस में पता है आंसर क्या होगा। इस केस में आंसर होगा, आपको सबसे पहले लिखना है ए बी, और उसमें से आपको ए को माइनस करना है, और डिवाइड में आ जाएगा पता है क्या, कितने के ऊपर बार था, तो बार सर बी के ऊपर था। तो बी के ऊपर बार था तो एक आया ना, तो जितने बी के ऊपर बार था, बी के ऊपर बार था ना, तो 9 लिखना है। ये किसके कारण लिख रहे हैं, बी के कारण। उसमें से उसमें आपको जीरो ऐड करना है। कितने जीरो ऐड करना है, जितने के ऊपर बार नहीं उतने जीरो। तो ए के ऊपर, एक के ऊपर बार नहीं था इसलिए जीरो। समझ में आया। नहीं समझ में आया तो इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसको बेसिक समझते हैं। 0.41 के ऊपर बार है। मैं बोलता हूँ आपको पॉइंट रिमूव करके भूल जाना है जब भी बार वाला क्वेश्चन है। सिर्फ एक के ऊपर बार है ना, तो आपको लिखना 41। जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करना है। अब डिवाइड में क्या करना है, जितने के ऊपर बार था, जितने के ऊपर बार था उतने 9 लिखना है, तो एक 9 लिखेंगे। और जितने के ऊपर बार नहीं था उतने जीरो लिखेंगे। बस यही आंसर है। तो 37 अपॉन में 90 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट, मतलब उनके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो क्या इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 10 और 8 18 और 9 ये हो रहा है। 7 2 14 और 5 19 और 8 27 ये भी हो रहा है। 8 प्लस 1 9 5 4 ये भी हो रहा है।
लेकिन एक यही नंबर है जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है, क्योंकि इसका सम जो है वो 9 से डिवाइड होने वाला नहीं आ रहा है। डिजिट का सम 9 से डिवाइड होने वाला आता तो वो नंबर हो जाता। अमर जो है वो 10% ज्यादा एफिशिएंट है सचिन से। अमर जो है वो 10% ज्यादा एफिशिएंट है सचिन से। अगर सचिन किसी काम को अकेले 44 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 44 डेज में, तो वो बोल रहा है अमर कितने दिन में करेगा। अगर इनका एफिशिएंसी का रेशियो ये है ना भाई, तो इनके टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 10 से 11। और सचिन का टाइम है 11 की जगह 44, 4 गुना। तो भैया अमन का रेशियो हो जाएगा इसका 4 गुना, कितना, 40। तो उसी काम को अमन 40 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए अगला। प्रोडक्ट का दिया है 2 नंबर का, भैया 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा है बचपन में। तो यहाँ पर ये आ गया 1408 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू में 352। 352 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में सीधा सीधा जा रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक्स वाई का रेशियो ये दिया हुआ है, ये निकालना भैया, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए ना। 11 माइनस में 5, रेशियो 11 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो में 16। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो 3:8 इसका आंसर है। ठीक है, एचसीएफ इनका निकालना है भैया। तो जब भी एचसीएफ निकलने का है तो हमको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ रहा है 43। इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो आ रहा है 86। हाँ 86। तो भैया अब आप ध्यान से देखिएगा, जो भी इनका डिफरेंस आएगा ना, एचसीएफ या तो इनमें से ही कोई एक होगा, और नहीं तो इनका इनका कोई ना कोई फैक्टर होगा, इनको काटने वाला कोई नंबर होगा। तो एक बात बताइए, इनका कोई फैक्टर कोई बैठा है क्या यहाँ काटने वाला? कोई नहीं है सर, सिर्फ एक यही ये 43 दिख रहा है, तो 43 ही काट सकता है। बाकी इनका कोई फैक्टर मतलब इनको काटने वाला नंबर 43 के अलावा कोई भी नहीं है। तो 43 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड होती है जिसको नहीं करना आपको। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है 1782 रुपए। बोल रहा है उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 3 साल का इतना, तो 10 साल का कितना। तो सर 1 साल का अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा 594। तो 10 साल का आ जाएगा 5940, 5940। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अनुराग ने एक रेफ्रिजरेटर को 28,000 में बेचा, जिस पर उसे 30% का लॉस हुआ। अगर वो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो सर 28,000 में बेचने पर उसे पता चला कि ये 30% का लॉस है, मतलब ये 70% की वैल्यू है। और उसको 25% का प्रॉफिट कमाना, मतलब उसको 125% में बेचना है। सिंपल क्वेश्चन था भाई। ये कट जाएगा, 7 4 या 2800, 125 4 का कितना होता है 500, और 2 जीरो आई जाएंगे, तो 50,000 इसका आंसर आ जाएगा, 50,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्लास थोड़ा सा जल्दी हुई थी, नेक्स्ट क्लास में आगे लेने वाला हूँ। 20 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, इसलिए फटाफट कवर करा दिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।